जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए संस्कृत साहित्य के तहत रचना एवं रचना कार्य के संक्षिप्त विवरण पर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रीवियस की कुछ क्लास में हमने महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा कर ली है और ये अपने आप में आज जो है कंप्लीट क्लास होने वाला है। संक्षिप्त विवरण सारे प्रमुख रचना एवं रचनाकारों के, इसके बाद एक एक करके हम रचनाकारों की बात करेंगे विस्तार से। तो पिछले क्लास में हमने काफ़ी रचनाएं देख ली थी और आज जो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे हमें देखना था दंडी की रचना से। ठीक है। दंडी जो है महाकवि भारवी की वंश परंपरा, जैसे हमने भारवी जी को यहाँ पे पढ़ा तो उन्हीं की वंश परंपरा में आप देखें तो दंडी भी आते हैं और इनके जन्म काल को लेकर बड़ा विवाद रहा है। विद्वानों ने 6वीं 7वीं और 8वीं शताब्दियों के आसपास माना है, लेकिन आपको विशेष तौर पे इनको ध्यान रखना है पद लालित्य के लिए, है ना। बहुत प्रसिद्ध है पद लालित्य के लिए दंडी जी, और कहा जाता है ये दक्षिण भारत के निवासी है। अब इनकी रचना है जैसे काव्यादर्श। काव्यादर्श के बारे में बात करें तो आपने काव्यालंकार यानी अलंकार के ग्रंथों में भामा का काव्यालंकार का नाम जरूर सुना होगा। अगर काव्यालंकार की बात देखें कि कोई अलंकार ग्रंथ में और टॉप मोस्ट ग्रंथ है तो वो काव्यादर्श है दंडी का। काव्य शास्त्री ग्रंथ के रूप में है और इसमें बड़ी बात यह है कि ये 3 परिच्छेद यानी भाग में और लगभग इनमें 650 श्लोक जो है संग्रहित है। दूसरी रचना इनका है दश कुमार चरितम। एक घटना प्रधान गद्य काव्य है दश कुमार चरितम। मतलब इसमें 10 कुमार चरित लग भी रहा है कि 10 कुमारों के चरित्र का, उनके जीवन यात्रा का, उनके खुद का अनुभव का, पराक्रम का वर्णन किया गया 10 कुमार चरितम में। इसके बाद है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा क्या है? ये इनका एक सौंदर्य प्रबंध गद्य काव्य है। सौंदर्य प्रबंध गद्य काव्य है अवंती सुंदरी कथा। इसमें है कि मालो राज्य मानसार की कन्या है, अत्यंत सुंदर है, तो अवंती सुंदरी उन्हीं के नाम पे ये उन्होंने प्रबंध गद्य काव्य लिखा है दंडी जी ने। तो इनका हो गया काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। और कुछ अन्य रचनाकार हैं, जैसे यहाँ पे बात करें भवभूति। भवभूति की रचनाओं में हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे तो देखे भी महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तरम चरितम से लगातार क्वेश्चन आए हैं। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम देखें भवभूति के बारे में। तो ये संस्कृत के महान कवि और नाटककार हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका मूल नाम, अभी देखिए क्वेश्चन में भी आया था कि मूल नाम श्रीकंठ के नाम से कौन जाना जाता है, तो मूल नाम श्रीकंठ के नाम से भवभूति को जाना जाता है। और इनको समतुल्यता दी जाती है कालिदास से, कि इनके भी जो नाटक इतने श्रेष्ठ है ना कि कालिदास के श्रेष्ठ नाटकों की बराबरी भवभूति के नाटक करते हैं। ये अपने जीवन के संबंध में जो है महावीर चरितम का जब प्रस्तावना लिखते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि कैसे मैं विदर्भ देश के पदमपुर का निवासी, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में। इनके पिता अपने स्वयं के बारे में, पिता के बारे में कहते हैं कि पिता जो है इनके नीलकंठ है, और माता का नाम भी पूछा जाता है, जतुकर्णी करके माता है, नीलकंठ इनके पिता है। राज तरंगिणी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कानेकुज नरेश जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन, उनके यहाँ पे ये थे सभा पंडित। समय अगर देखें तो 8वीं सदी का पूर्वार्ध इनके लिए निश्चित किया गया है। एक इनके बारे में जैसे श्रीकंठ क्वेश्चन आता है, ऐसे कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ये क्वेश्चन जब करा रहे थे तो आया भी था, पद वाक्य प्रमाणज्ञ की संज्ञा किसे दी जाती है, वो जो विशेषण का प्रयोग किया जाता है वो भवभूति के लिए कहा जाता है। श्रीकंठ नाम पदवाक्य प्रमाणज्ञ। 8वीं सदी के आसपास कालिदास के नाटकों में समतुल्य था। नीलकंठ पिता और माता जतुकर्णी। इनके प्रसिद्ध नाटक में मालती माधव की बात करें तो ये मालती माधव जो है ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। प्रकरण 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती तथा माधव की प्रेम कथा है। और प्रेम कथा है तो रस कौन सा होगा? स्वाभाविक सी बात है, श्रृंगार रस होगा। और ये रचना जो है किससे प्रभावित है? तो हमने भास के 13 नाटकों का जिक्र किया था, उसमें एक नाटक उनका था अभिमारक, उससे प्रभावित माना जाता है इनका मालती माधव। इसके बाद बात करें तो इनका महावीर चरितम जो है, महावीर चरितम जो है ये 7 अंकों में विभाजित ये नाटक है। और ये भवभूति का देखें तो ये पहला नाटक है महावीर चरितम, तभी तो इसमें अपने संबंध में वो जानकारी देते हैं। लेकिन ये किस पे महावीर चरितम बेस्ड है? रामायण की कथा पर आधारित है। इसमें नाटक में राम का विवाह, वनवास, सीता हरण सब कैसे होता है और राज्याभिषेक तक की घटनाएं हैं। तो
एक तरीके से एक आदर्श पुरुष कैसे होते हैं तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे रस में वीर रस जो है उसका प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम इसी की बात की आप देखें तो 7 अंकों में, जैसे महावीर चरितम ऐसे उत्तर भी है, ये भी 7 अंकों में है। बस ये है कि इसमें रामायण के उत्तरार्ध की कथा है, क्योंकि अब वो राज्याभिषेक हो गया है, उससे लेके सीता का कैसे परित्याग होता है, फिर मिलना कैसे होता है, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस चीज को वो किया है। भवभूति ने अनेक रसों का प्रयोग किया है, लेकिन इनके बारे में करुण रस से इनका संबंध रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने समानता सुना होगा कि कौन से ऐसे रचनाकार है संस्कृत में जिन्होंने एको रसा करुण यौम निमित्त भेदात का, यानी एको रसा यानी करुण रस ही एकमात्र रस है, ये किस संस्कृत साहित्यकार के द्वारा कहा गया है? भवभूति के द्वारा। तो श्रीकंठ पदवाक्य प्रमाणक है, ये सब जैसे हमने दंडी के संबंध में देखा था, दंडी ने भवभूति के संबंध में देखा, श्रीकंठ पदवाक्य प्रमाणक, ऐसे ही एको रसा करुणा रसा किसके संबंध में? वो किसके संबंध में? भवभूति के संबंध में कहा जाता है। बाकी श्रीहर्ष, इसके बाद देखें नेक्स्ट, तो श्रीहर्ष जो है, श्रीहर्ष का समय अगर देखें तो 12वीं सदी, कानेकुज नरेश जयचंद की सभा में रहते थे। श्रीहर्ष सम्राट हर्षवर्धन से अलग है। सम्राट हर्षवर्धन और श्रीहर्ष को एक नहीं मानना है, क्योंकि श्रीहर्ष को अगर आप देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन से क्यों अलग है, क्योंकि आपने ये ग्रंथों का नाम जरूर कभी ना कभी सुना होगा, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक है ना, और बहुत ज़्यादा बार ये एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये जो रत्नावली है, तो श्रीहर्ष सम्राट हर्षवर्धन से क्यों अलग है? क्योंकि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नाटिका के रचयिता थे। श्रीहर्ष विशिष्ट पंडित परंपरा में है। इनकी माता का नाम क्या है? मामल्ल देवी, पिता हरिहीर पंडित करके हैं, तो मामल्ल और हीर पंडित। माघ के समान श्रीहर्ष भी पांडित प्रदर्शन करते हैं, किंतु पदों की जो लालित्य है वो सभी जगह देखने को मिलता है। अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि का आधार है वो नैषधीय चरितम ही है, क्योंकि ये बृहत्त्रयी में भी आता है। नैषधीय चरितम में ऐसा क्या है कि बहुत सारे ग्रंथ में भी नैषधीय चरितम ही खास है। सबसे बड़ी बात है, एक तो ये कौन सी रीति से प्रभावित है? वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति प्रधान इस महाकाव्य को भारवी और माघ के काव्यों से भी उत्कृष्ट कहा गया है। वैदर्भी रीति से प्रभावित है, और इसको भारवी और तुलना करें तो माघ, भारवी और माघ की तुलना से अगर देखें तो उनसे भी उत्कृष्ट कोटि का है नैषधीय चरितम। कुल कितने उसमें है? 22 सर्गों में विभक्त है। 22 सर्गों में विभक्त है। इनके प्रेम में हंस तथा देवता बहुत महत्वपूर्ण है। तावाद भा भारवे भरती यावन माघस नोदया उदिते नैषधे काव्य क्वा माघा क्वा चा भारवी, अर्थात भारवी की शोभा तब तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, और जब नैषध काव्य का उदय हुआ तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी, यानी नैषधीय चरित्र इनकी प्रसिद्धि का आधार है, क्योंकि उनके आने के बाद, उस रचना के आने के बाद कोई कहीं नहीं दिखता है। हालांकि हम तीनों लोगों के बृहत्त्रयी की बात करते हैं, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, तीनों लोगों की रचना भारवी के राताजनियम, शिशुपाल वधम, माघ और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, इन तीनों को बृहत्त्रयी भी इनकी रचनाओं को कहा जाता है। इसके बाद कविराज शेखर। कविराज शेखर है, इनका समय है 10वीं सदी, और राजशेखर एक लोकप्रिय संस्कृत कवि रहे हैं। इनका जन्म यायावर क्षत्रिय वंश में हुआ। माता का नाम इनके शीलावती, पिता हैं इनके दूहिक या दुर्दुक कह सकते हैं, महान कवि थे ये। और राजशेखर ने चावड़ कुल की क्षत्रिय कन्या अवंती सुंदरी से शादी की थी। और भवभूति के समान देखें तो इनके ग्रंथों में भी काव्यात्मकता ज्यादा है। प्रतिध्वनि, मुहावरों का खुलकर प्रयोग, प्राकृत भाषा के बहुत अच्छे जानकार। तो इनकी रचनाओं में बाल रामायण, बाल भारतम, विदुषाल भंजिका बहुत महत्वपूर्ण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। बाल रामायणम ये जो है 10 अंकों का एक नाटक है, जिसमें राम कथा का वर्णन है, सीता स्वयंवर का है। बाल भारतम प्रचंड पांडव में ये ज़्यादा नहीं 2 अंकों में विभक्त है, और महाभारत की कथानक पर आधारित है। जो विदुषाल भंजिका है
ये कुल 4 अंकों पे बेस्ड है और प्राकृत में है। प्राकृत में रचित जैसे नाटकों में जैसे सट्टक अगर देखें, सट्टक उपरूपक, जैसे रूपक पढ़ते हैं 10, ऐसे उपरूपकों की संख्या है, तो उसमें एक सट्टक है। तो प्राकृत भाषा की विशुद्ध साहित्यिक, ये जो विदुषाल भंजिका है ये 4 अंकों में है, लेकिन ये विदुषाल भंजिका विद्याधर मल्ल नामक राजकुमार तथा मृगांक कावली और कुलयमाला नामक राजकुमारी की प्रेम कथा पे, मतलब प्रेमाख्यान है। लेकिन जो ये कर्पूर मंजरी है वो भी 4 अंकों में है, लेकिन ये सट्टक है, जिसमें राजा चंद्रपाल तथा विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी, उनके संबंध में, उनके प्रेम के संबंध में बड़ा ही काव्य मीमांसा पौड़ काल की रचनाओं में ये सब आता है। और जो काव्य मीमांसा करके हैं, काव्य मीमांसा ये राजशेखर ने कवियों को कैसे लिखी जाए और कवि का जीवन कैसे जिया जाए, तो काव्य मीमांसा इसमें मूलतः अगर देखें तो इसमें 18 अधिकरण है। कवि ने रस, रीति, अलंकार आदि शास्त्रीय विषयों का समावेश इसमें किया है। इसके बाद आचार्य मम्मट, संस्कृत काव्यशास्त्र में मम्मट का भी योगदान अद्वितीय है। और मम्मट कहाँ के हैं? कश्मीर के। भारतीय काव्यशास्त्र में देखेंगे ज्यादातर रचनाकार कश्मीर के हैं। ये कश्मीर के एक पंडित परिवार में थे और विद्वत समाज वाग देवतार मानते हैं, मतलब इनके बारे में कि विद्वत समाज वाग देवतार मानता है कि महाराजा भोजदेव के बाद ही आते हैं। प्रमाणिक तथ्य उतना नहीं है, लेकिन इनकी रचना के संबंध में जो बहुत ही प्रसिद्ध है, काव्य प्रकाश पर सुधा सागर नामक टीका भी लिखा गया। भीमसेन के अनुसार ये कि आचार्य मम्मट के पिता कैयट थे और ये माने किसके जाते उत्तरवर्ती, भोजराज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। 11वीं सदी समय है और उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। एक तो मम्मट ने काव्यशास्त्र से संबंधित सारे तत्वों को काव्य प्रकाश में समावेश किया और ये काव्य प्रकाश जो है 10 उल्लासों में विभक्त है। इसके बाद है जयदेव। जयदेव का गीत गोविंद, जयदेव पीयूष वश, चंद्रालोक, प्रश्न राघवम। जयदेव नामक 3 कवियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संस्कृत के ही गीत गोविंद, इनके जो ये रचना है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। बंगाल के महाराज लक्ष्मण सेन जो थे, इनकी सभा के पंचरत्नों में से एक थे। माता राधा देवी, पिता भोजदेव, इनका गीत गोविंद बहुत फेमस है। श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलम वचन, संताप। तो काव्य में अगर इनके देखें तो इसमें कुल 12 सर्ग है और ये 24 प्रबंध खंडों में इसका विभाजन हुआ है। 24 अष्टपदियों से अलंकृत है। प्रत्येक सर्ग को कवि ने 24 अष्टपदियों से अलंकृत किया है। इसके बाद जयदेव का पीयूष वर्ष, ये दूसरे जयदेव चंद्रलोक और प्रश्न रागों के रचयिता माने जाते हैं। ये जयदेव पीयूष वर्ष जो है, ये दूसरे जयदेव चंद्रालोक और प्रश्न रागों के रचयिता, जिनका समय 12वीं सदी पूर्वार्ध है। और इनकी माता का नाम सुमित्रा एवं पिता का महादेव। जन्म इनका कुंडिनपुर विदर्भ में हुआ है और पीयूष वर्ष की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। चंद्रालोक, प्रश्न राघवम। चंद्रालोक जब देखें तो इसमें कुल कितने मयूख हैं? 10 मयूख है। प्रथम मयूख से 10 मयूख में क्रमशः आपको वाग विचार, दोष, लक्षण, गुण, अलंकार, ये सारी चीजें मिलेंगे। और जो प्रश्न राघवम है ये कुल 7 अंकों में है। कथा भूमि वाल्मीकि रामायण से है। जयदेव मिश्र, जयदेव नाम से जयदेव है, जयदेव पीयूष वर्ष है, जयदेव मिश्र करके है। और ये जयदेव मिश्र जो है ये प्रधान व्याकरण में आते हैं। व्याकरण तत्व चिंतामणि लोक। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ, 14वीं सदी, इनके पिता का नाम चंद्रशेखर, पिता नारायण दास। इनके द्वारा किए गए जो मतलब कार्य हैं उनके उल्लेख वैसे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। विदेश मंत्री के तौर पे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाकी इनका साहित्य दर्पण अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। साहित्य दर्पण में है क्या खास? एक तो ये काव्यशास्त्र का बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और जैसे आचार्य मम्मट का देखें,
काव्य प्रकाश की तरह 10 परिच्छेदों में बटा है। काव्य प्रकाश में देखें 10 उल्लास है और साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश की तुलना में काफी सरल है। विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का इसमें खंडन भी किया है और उन्होंने काव्य की परिभाषा में जो इनका बहुत प्रसिद्ध है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है, ये कहा है। रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। तो इस तरीके से देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सारी साहित्यकारों के द्वारा जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। एक चीज पे और बात कर लें जो बराबर क्वेश्चन आता है और मुझे लगता है वो आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। एक है वेदत्रयी, ठीक है, वेदत्रयी। एक है बृहत्त्रयी, एक है लघुत्रयी और एक है मुनित्रयी। वेदत्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, मुनित्रयी। वेदत्रयी में देखें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेदों में अगर आप क्रम से देखें तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो ऋग्वेद है स्तुति परक, याद करिए उसको, स्तुति परक है। सामवेद जो है संगीत परक है। यजुर्वेद जो है यज्ञ परक है। और बृहत्त्रयी में देखें तो बृहत्त्रयी हम कई बार बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार बताएं। इसमें किराता, जुनियम, किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम के कौन है? भारवी है। और हम लोगों ने सर्ग भी याद किया था 18, 20, 22। तो किरात है, किरात के बाद शिशुपाल है, शिशुपाल, शिशुपाल माघ, माघ शिशुपाल, किरात भारवी, भारवी किरात, शिशुपाल माघ। नैषधीय श्रीहर्ष, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। इसके बाद लघुत्रयी में आए तो 3 लघुत्रयी में भी हैं। रघुवंश, रघुवंशम कालिदास का है। कुमार संभव, रघुवंश कुमार संभव, रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत, ये तीनों मिलके यानी रघुवंशम कुमार संभव, रघुवंश कुमार, रघुवंश कुमार मेघदूत। रघुवंश ने कुमार से कहा मेघ के दूत। और मुनित्रयी में 3 मुनि कौन से हो गए? पाणिनि मुनि है, पाणिनि, एक वररुचि यानी कात्यायन वररुचि, एक है पतंजलि। तो वेदत्रयी में ऋग्वेद स्तुति परक, सामवेद संगीत परक, यजुर्वेद यज्ञ परक। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनियम, भारवी, शिशुपाल, माघ, नैषधीय चरितम, रघुवंश और कुमार चरितम, और इनके अलावा जो है कुमार संभव और मेघदूतम। मुनित्रयी में पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि। इनके अलावा जो है देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम इसी में करा दे रहे हैं आपको। एक चीज और भी देख लीजिए, जैसे कुछ कवियों को उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे माघ है, कवि माघ। तो कवि माघ को कौन सी उपाधि प्राप्त है? इनको कहा जाता है घंटा कवि। घंटा कवि किसे कहा जाता है? माघ को घंटा कवि। करुण कवि, क्योंकि करुण रस का जितने अच्छे से व्याख्यायित किया है किस कवि ने, करुण कवि किसे कहेंगे? करुण कवि या श्रीकंठ, दोनों ही नाम से किसको संबोधित किया जाता है? दोनों क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। करुण कवि या श्रीकंठ किसको कहते हैं? भवभूति का, जिन्होंने अपने संबंध में किसमें, महावीर चरितम में व्याख्यायित किया है। बाणभट्ट, बाणभट्ट कवि को क्या कहा जाएगा? उनको वस्य वड़ी, वस्यवड़ी भी कहा जाता है। इनको पंचानन भी कहते हैं। इनको तुरंग बाण भी कहते हैं, तुरंग बाण, तुरंग बाण, वश्यवड़ी, पंचानन, वाष्यावतार। दंडी किस लिए प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए। दंडी जो है पदलालित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारवी,
भारवी को क्या कहते हैं? भारवी अर्थ गौरव के लिए, भारवी अर्थ गौरव। आतपात्र, दामोदर भट्ट। इनके अलावा भास, हास। भास क्या है? हास्य कवि, हास। और बाकी कवि कालिदास जो है उनको तो बहुत सारी उपाधियों से वैसे भी कालिदास कवि हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है? दीपशिखा, दीपशिखा। और क्या? कवि कुलगुरु, उपमा कवि। तो इस तरीके से संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी उपाधियों को देखें तो इस तरीके से उपाधियों के साथ जो है हमने देख लिया। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्लाइड्स हो गए हैं और रचनाकार ही कराने में हमें काफ़ी समय लग गया। हालांकि आधे घंटे का एक वीडियो कोई 40 मिनट का ऐसे करके हो रहा है, तो हम 10 क्वेश्चन इसमें भी कर ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी क्लास बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। बाकी इस तरीके से आप ऐप में जाके UGC नेट हिंदी साहित्य पेड कोर्स में जाके, मतलब आप इस तरीके से प्ले स्टोर पे जाएंगे, हिंदी और प्राइड सर्च करेंगे, वहाँ पे UGC नेट हिंदी साहित्य पेड कोर्स में जाएंगे, वहाँ से ये जो दिख रहा है आपको 99 में संस्कृत साहित्य वाला कोर्स है, जहाँ पे वो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और बाकी नंबर हमने पहले ही बता दिया, ये है, और यहीं पे आप मैसेज कर लेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। बाकी आप इसको GIC लेक्चरर आगे जो भी संस्कृत के एग्ज़ाम है उनको अगर कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से जो चीज़ें एक एक करवा दी जा रही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। सहसा विधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना सहसा विधित न क्रियाम। सहसा विधित न क्रियाम नामक सूक्ति किरातार्जुनीयम में संकलित है। सहसा विधित न क्रियाम नामक सूक्ति किरातार्जुनीयम में संकलित है। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी। भारवी का किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में परिगणित पहला महाकाव्य है। कामार्ता ही प्रकृति कृपाणवश्यनेतु तनेषु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? निधि शतकम, मेघदूतम, श्रृंगार शतकम, रघुवंशम। तो कामार्ता ही प्रकृति कृपाणश्च चेतनेषु, ये पंक्ति जो है देखिए तो ये कामार्ता और ये करके कहाँ से है? ये पंक्ति कालिदास द्वारा रचित गीति काव्य मेघदूत से है। किस रचना में कुट्टिनियों का वर्णन किया गया? कुट्टिनियों, कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, ऋषिकटकम, रत्नावली। तो कुट्टिनियों का वर्णन जो है PGT में क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार जो है राजा शूद्रक, संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा शूद्रक द्वारा ऋषिकटकम नाटक में कुट्टिनियों वेश्याओं का वर्णन है। उज्जैनी की वेश्या वसन सेना एवं उनकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक का उपजीव ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी तथा रत्नावली की रचना हर्ष ने की है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। देखिए श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। औषधि, नैषधीय, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना भारवी ने, शिशुपाल वधम की रचना माघ ने, रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, नैषधीय। तो बृहत्त्रयी में हमने 3 देखा था, शिशुपाल वध, किराता, नैषधीय। कुमार संभव कालिदास का नहीं आता उसमें। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना, कालिदास, भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष। और रचना में मालती माधव है, 10 कुमार चरितम है, नैषधीय चरितम है, मालविकाग्नि मित्रम है। तो हमें सुमिलित करना है सही। कालिदास मालविकाग्नि मित्रम है, भवभूति मालती माधव, दंडी का 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? लघुत्रयी में कालिदास कृत ऋतुसंहार, कालिदास के द्वारा ऋतुसंहार लघुत्रयी के तहत नहीं आता। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम तथा मेघदूतम, इन तीनों रचनाओं को लघुत्रयी कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो है रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभव, मेघदूतम। रघुवंशम तथा कुमार संभव काव्य ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी एक नाट्य कृति है।
निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पहले के हैं? भारवी, दंडी, भास, भवभूति। कौन से कवि जो है कालिदास से पहले के हैं, जिन्होंने एक तरीके से क्रेडिट भी दिया है उनको? याद हो आपको, हमने बताया था उनकी रचना शैली, उनको क्रेडिट भी दिया है खुद कालिदास जी ने। भास महाकवि, जिनके 13 नाटक हैं। तो भास महाकवि कालिदास के पहले के नाटककार हैं, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय जो है पहला शताब्दी का माना जाता है, प्रथम शताब्दी। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। अन्य विकल्पों में जहां तक भवभूति का प्रश्न है 7वीं सदी के हैं और दंडी की कालावधि 600 ईस्वी के आसपास। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की, जिनमें स्वप्नवास वधतम बहुत प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए, पद लालित्य के लिए, सब चीज़ों के लिए बताया गया है। उपाधियों से संबंधित कवियों से क्वेश्चन आते रहे हैं, भारवी, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। तो इसमें अगर आप देखें कि हमने अभी अभी बताया, जैसे भास है, इनको हास्य कवि की उपाधि दी गई है। हास्य कवि किसको कहा गया है? कालिदास को दीपशिखा कवि कुलगुरु उपमा, और भारवी को अर्थ गौरव के लिए। तो क्वेश्चन है ना, भारवी का वैदुष्य व्यापक है, भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। संप्रति संदर्भ में एक सूक्ति है इनके, भारवी अर्थ गौरव। ये पांडित उनके पदों को अर्थ गौरव से परिपूर्ण करता है। बाकी किराता अर्जुनीयम भारवी का महाकाव्य है। अपने काव्य अलंकारों में आधिक्य के परिणाम स्वरूप भी अर्थ गौरव में कोई कमी इनकी नहीं है। इनमें से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। तो कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। कुमार संभवम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम तथा रघुवंशम, तीनों महाकवि कालिदास की अमर रचनाएं हैं, जबकि उत्तर रामचरितम भवभूति की लिखित प्रसिद्ध नाटक है। तो यहाँ पे हमने देखिए काफी क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। प्रीवियस की क्लास में अगर देखें तो आपको इन रचनाओं को हमने क्रमशः याद कराया। बहुत सारी रचनाएं हो गई हैं लगभग। सिर्फ रचनाओं से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए, तो आप अगर जब डिटेल में पढ़ने लगते हैं तब आपको रियलिटी पता चलता है कि अब तक हम कितना ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे और कितनी गहराई में पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ रचनाएं, अभी भी थोड़ी सी रचनाएं बची हुई थी जिन्हें हमें बताना था। बाद में मैंने देखा कि हाँ, कुछ और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सारे पेज जो है फुल है। एक मिनट देखिए, कुछ रचनाकार हैं जिनका नाम और उनकी रचनाएं आप और भी ध्यान रखें, जो हम नहीं बता पाए थे उसमें। एक है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी का कहीं कहीं आप देखेंगे इनका तो गलत हो गया। उज्ज्वल नीलमणि, ये रचना पूछा जाता है किसका है? उज्ज्वल नीलमणि और रूप गोस्वामी का है। एक सोमदेव का है, शायद सोमदेव का हमने बताया था अगर आपको याद हो, कथा सरिस सागर। ये महत्वपूर्ण रचनाओं में से कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको भी आप अपने नोट्स में जरूर वो करें। नोट्स लिख के बनाएं। देख रहे हैं जैसे हम लिख के बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए। एक है कवि अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित और इनका है रचना कोयला नंद करके। और सरस्वती कंठावरण किसका है? सरस्वती कंठावरण किसका है? कवि भोजराज का। बाकी आई थिंक सारे हमने। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नहीं बताया था। एक सुबंधु कवि का है, पूछा गया हुआ है रचना ये सुबंधु। और सुबंधु का क्या है? रचना का नाम क्या है? वासवदत्ता कहेंगे, वासवदत्ता ये। बाकी हर्षवर्धन का प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली हो ही गया है।
तीनों रचनाकारों का हो गया है, राजशेखर का हो गया है, भर्तृहरि के 3 शतक थे, श्रृंगार नीति वैराग्य शतक, उस पर भी हमने चर्चा कर ही लिया है। जगन्नाथ के भी सुधा लहरी, अमृत लहरी, गंगा लहरी, 3 लहरी करके हैं उनकी रचनाएं, उन पे भी हमने बात कर लिया। वररुचि का उभय सारिका है। तो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है अब कोई मेरी तरफ से जो है रचना जो है अब नहीं छूटा, यानी यहाँ पे संस्कृत की रचना और रचनाकार वाला जो क्लास था वो यहीं पे क्लास एंड होता है। बाकी ये है नंबर, और आप ऐप में जाके जो है इंडिया और प्राइड ऐप है, जिसे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और आप इनरोल करके पूरी संस्कृत साहित्य को हमेशा के लिए, मतलब 6-7 महीने जो भी है, तो आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार अच्छे से आप पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।